हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आप लोग काफ़ी मेरे वीडियोस को देखते हो बट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही आज के दिन मैंने जो है रिलायंस के ऊपर तीन न्यूज़ जो है उसको कवर किया। उसके साथ ही कंपनी के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस किया। उसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस किया। सो ये भी वीडियो जो है आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ आज अगर देखेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग एफ आई डी एस का डेटा को डिस्कस करने वाले हैं, डाउ जोन्स को देखने वाले हैं। उसके साथ ही डाउ जोन्स का जो है सी पी आई का डेटा, सॉरी अमेरिका का जो सी पी आई डेटा है वो आउट हो चुका है। उसके साथ ही मैं अडानी ग्रुप के ऊपर भी कुछ एक रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड। उसके साथ ही अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर न्यूज़ हैं और कुछ के टारगेट्स हैं, सो उनको भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। पहले सबसे पहले डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। यूएस का मार्केट जो है वो अभी स्टार्ट होते हुए ही देखने को मिल रहा है और 110 पॉइंट या आसपास की जो गिरावट है वो इंडेक्स लेवल पे देखने को मिल रही है। सो उसका रीज़न है सीपीआई का जो डेटा है डाउ जोन्स का वो आउट हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो सीपीआई का जो डेटा है वो प्रेडिक्शन से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। 0.5% से जो है वो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो उसका भी अगर इंडिया के अंदर भी अगर इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जिस वजह से हुआ है वो है फूड। तो फूड मटेरियल जो है वो महंगे होने के कारण से इंडिया के अंदर भी डेटा सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। और यूएसए के अंदर भी अगर इन्फ्लेशन का बड़ा रीज़न देखें तो वो फूड प्राइसेस के अंदर जो है वो हाइक देखने की वजह से जनवरी का मंथ है वहाँ पे आपको सीपीआई का जो डेटा है वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो यूएसए की बात करें तो वहाँ पे भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बढ़ते हुए देखने को मिला। सो उसका मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि जो विंटर सीजन होते हैं वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो अगर डिमांड ज़्यादा है बट अगर सप्लाई कम है तो प्राइसेस जो है वो हाइक होते हुए देखने को मिलते हैं। बट अब देखेंगे तो विंटर सीजन जो है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से जो सीपीआई का डेटा है वो वापस से कंट्रोल में आ सकता है फॉर इंडिया एज वेल एज यूएस एज वेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ठंडी इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी नॉर्थ रीजन्स के अंदर। सो ये जो है वो एफ आई एस डी एस का डेटा। तो एक बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एफ आई एस मार्केट के अंदर नहीं आएंगे तो मार्केट के अंदर जो बुल रन है या एकदम अच्छी तेज़ी जो होनी चाहिए या आपका जो पोर्टफोलियो 20-25% डाउन है या 15-20% डाउन है, सो उसके अंदर अगर आपको ग्रेजुअल या एकदम फास्ट रिकवरी चाहिए तो उसके लिए ये जो नंबर्स हैं वो ग्रीन के अंदर ज़्यादा आने चाहिए। और ये नंबर्स भी जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे अगर हर रोज़ 3-4 हज़ार करोड़ 5 हज़ार करोड़ के आसपास की बाइंग अगर एफ के साइड से अगर हमें देखने को मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके या हमारे सबके पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो अच्छी खासी रिकवरी भी वापस से देखने को मिलेगी। बट हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डीआईज ने जो है वो मार्केट को बहुत अच्छे संभाला है। अगर आप कुछ साल पहले अगर चले जाओगे 5-6-7 साल पहले तो अगर अगर डी एफ अगर इतना माल अगर सेल करेंगे तो निफ्टी जो है वो क्रैश कर जाता था। बट अब यहाँ पे देखोगे तो 18,000 के आसपास ही घूमते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट, या एटलीस्ट इंडेक्स जो है वो संभला है। तो उसका मेजर रीज़न है डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिया का पॉपुलेशन जो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी को कंटिन्यूएशन में डाल रहा है, सो इस वजह से डीआईएस भी जो है वो मार्केट के अंदर पैसा पंप करवा रहा है। इस वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो स्टेबल देखने को मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ ह्यूज एफ आई एस सेलिंग। अगर आप देखें तो एफ आई एस ने काफ़ी ज़्यादा माल जो है वो सेल कर चुके हैं बट डी आई एस ने संभाला है। सो आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो डी आई एस ने लगभग 204 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ओवरऑल अगर इस मंथ की बात करें तो आधा महीना पूरा हो चुका है और लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। उसके सामने अगर डी आई एस देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सेलिंग कम देखने को मिल रही है 2,700 के आसपास। और सबसे अच्छी न्यूज़ है कि मैं पिछले बहुत महीनों से जो है वो इनका डेटा ट्रैक कर रहा हूँ। सो ये एग्जैक्टली 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर इनका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो ये बहुत रेयरली देखने को मिल रहा है। वरना एक दिन जो है वो बाइंग कर देंगे, दूसरे दिन सेलिंग करेंगे, फिर 2 दिन जो है वो बाइंग करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 3 दिन ने अगर इन्होंने जो है वो एफ ने वापस से बाइंग स्टार्ट की है तो लेट्स सी कि ये कितना कंटिन्यू होता है। और ये जो 1200 1300 1400 के आसपास घूम रहे हैं, ये नंबर अगर बढ़ेगा तो हम सबका पोर्टफोलियो जो है वो फास्टली रिकवर होगा। बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि नो एफ तो अगर एफ नहीं रहेंगे तो हमारा जो मार्केट है या जो जिस हिसाब से हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आफ्टर 2020 जो लोगों ने स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट के अंदर आना,
इन टर्म्स ऑफ पैसा देख के। तो वैसी अगर आपको रैली चाहिए तो एफ का जो है वो अच्छा खासा अगर बाइंग होगा तो ही आ सकता है, वहाँ पे डॉलर का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आज देख सकते हो 14 जनवरी की रिपोर्ट है, तो बाय दीपक नाइट्राइट यहाँ पे यस सिक्योरिटीज़ ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं दीपक नाइट्राइट पे। और दीपक नाइट्राइट का जो टारगेट है वो लगभग 2515 के आसपास का जो टारगेट है वो दीपक नाइट्राइट के लिए दिया है। क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे या काफ़ी ख़राब थे ऐसे नहीं थे, बट ऑन एन एवरेज अच्छे थे। मार्जिन्स के अंदर रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है और सेल्स के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ गए थे वो थोड़े से कम हुए हैं, और अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और कमोडिटीज जो है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई है। और अगर डिमांड रहती है और China+1 का जो है वो फ़ायदा केमिकल इंडस्ट्रीज़ को आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। सो आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो जब कंपनी की हालत थोड़ी सी बुरी है, तभी अगर कल अच्छी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सो केमिकल सेक्टर के अंदर दीपक नाइट्राइट देखे तो काफ़ी एक अच्छा बेट देखने को मिलता है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया जो है वो एक अच्छा लीडर भी बन सकता है इन फ्यूचर अलॉन्ग विथ फार्मा। तो फार्मा और केमिकल का काफ़ी अच्छा प्ले जो है वो इन फ्यूचर इंडिया के लिए हो सकता है। तो अभी के लिए देखें तो 2515 के आसपास का जो टारगेट है वो दीपक नाइट्राइट के लिए दिया है। इनकी जो फिनॉल्स की और जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं तो डोमेस्टिक लेवल पे जो इनकी डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स के अंदर रिकवरी आएगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अगर स्टैग्नेंट रहते तो इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, तो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट्स भी दिखेगा और वो जो है वो चार्ट्स के ऊपर भी आपको आते हुए विजिबल है। और 2500 का जो टारगेट है वो तो छोटा ही है, ये अगर अच्छी खासी अगर मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो ये इजीली अभी अचीवेबल भी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटीसी। तो आईटीसी के अंदर देखेंगे तो आज के दिन 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लगभग 385 के आसपास जो है स्टॉक का ट्रेड कर रहा है। कल के दिन जो है कंपनी का एक्स डिविडेंड डेट है, कंपनी ने जो है वो 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए दिया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू सेल इट्स स्टेक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्ड इन आईटीसी। सो आईटीसी के अंदर जो है वो इनका गवर्नमेंट का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि ये बेचना नहीं चाहते अभी के लिए और उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सो अगर स्टेक की बात करूँ तो 7.86% के आसपास का जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो इसके अंदर देखने को मिलता है आईटीसी के अंदर। सो अगर आप डिविडेंड लवर है या डिविडेंड के अंदर इंटरेस्टेड है तो ये काफ़ी एक अच्छा बेट हो सकता है, जहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगा प्लस जो है वो डिविडेंड भी आपको एटलीस्ट एफडी जितना डिविडेंड तो ये कंपनी दे देती है उसके आसपास। सो अगर एक साल की बात करो तो एक साल के अंदर कंपनी ने जो है वो 73% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। पिछले कुछ टाइम की अगर बात करूँ तो ये जो स्टॉक है वो चल ही नहीं रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स थे वो परेशान होते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर आप ये फेज़ यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये जो 20 to 21 का फेज़ था, यहाँ पे जो स्टॉक था वो सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए जा रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का लगभग 300 रुपये के आसपास 250 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट हुआ तो लगभग 385 के आसपास तक की रैली जो है वो जाते हुए देखने को मिली। ओवरऑल जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कंपनी ने जो है वो 2000% के आसपास के रिटर्न्स भी बनाए हैं, बट उसके साथ आपको ये भी देखना है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड भी बांटती है। सो लगभग 3% के आसपास का डिविडेंड बांटती है और 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप की कंपनी। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। सो ये जो नंबर्स हैं वो अडानी एंटरप्राइजेस के देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप सेल्स देखोगे तो 40,000 करोड़ से 38,000 करोड़ और अब की बार अगर देखें तो 26,000 करोड़ के आसपास के इनकी सेल्स आते हुए देखने को मिल रही है। सो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर सेल्स तो गिरते हुए देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे अच्छा पॉइंट ये है कि मार्जिन अगर आप सितंबर 2021 में देखोगे तो 7% के आसपास देखने को मिल रहा था रिसेंटली। उसके बाद जो है 4%, 5%, 4%, 5% और उसके बाद अब जो है वो 6% के आसपास इनके मार्जिन आए हैं। सो सेल्स जो है वो गिर गई है, बट अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो लगभग डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। 740 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है, एक साल पहले देखे तो कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं था, 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और लगभग 700% के आसपास की जंप जो है वो प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। सो 740 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने किया है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 4.04 से 7.19 हो चुका है और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो नेगेटिव के अंदर इनका ईपीएस ट्रेड कर रहा था, जो कि अब 7 टाइम्स बेटर ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो नोटिस करोगे तो रेवेन्यू जो है वो गिर चुका है, 40,000 करोड़ से गिर चुका है।
40,000 करोड़ रेवेन्यू करने के बाद भी जो इनका प्रॉफिट था वो 469 था। उसका रीज़न है ओपीएम 4% के आसपास, तो इनके मार्जिन जो है सुधरे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सो अब जब कभी भी इनके सेल्स बढ़ेंगे और अगर मार्जिन अगर स्टैग्नेंट रहते तो ये 700 का नंबर जो है 740 करोड़ का नंबर, ये भी आपको इवेंचुअली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो नंबर्स जो थे वो ठीक ठाक थे, बट इनके मार्जिन इंप्रूव हो चुके हैं, बट सेल्स के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है अडानी एंटरप्राइजेस। सो आज के दिन देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी 4-5%, और जैसे ही नंबर्स आए तो नंबर्स के बाद जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 11% के आसपास, और उसके बाद अगर देखोगे तो वापस से 5% की गिरावट देखने को मिली। और जो लास्ट जो क्लोज किया वो लगभग 32 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया कंपनी ने। सो काफ़ी वॉलेटाइल कंपनी, मैं तो रेकमेंड नहीं करता, बट जब कभी भी न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर इस स्टॉक को कवर करता हूँ। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो 20 लाख करोड़ ऑलमोस्ट जो थी वो नेटवर्थ यहाँ पे देखने को मिल रही थी मार्केट कैप के अंदर, जो कि अब सिर्फ 9 से 10 लाख के आसपास सिमट के रह गई है। सो ऑलमोस्ट 50% जो असेट है या मार्केट कैप है वो अडानी ग्रुप की वाइप आउट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सो हमें जो है वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और ऐसे हाईली वॉलेटाइल स्टॉक के अंदर अगर आपको नॉलेज कम है या आप फ्रेशर हो मार्केट के अंदर, तो ऐसे स्टॉक से अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और बाकी जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो है म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अडानी पोर्ट्स ही जो है एक लार्ज कैप स्टॉक देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप का, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बॉट बाय म्यूचुअल फंड्स इन जनवरी। बाकी सब हाउएवर दे सोल्ड अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर भी काफ़ी बड़ा स्टेक अडानी ग्रुप का देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स अगर देखें तो 10 करोड़ के आसपास के शेयर्स किसके खरीदे हैं, अडानी पोर्ट्स के जो है शेयर वो खरीदे हैं, और 1.2 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो अडानी एंटरप्राइजेस के सेल किए हैं, और 14 करोड़ के आसपास जो है वो अंबुजा सीमेंट्स के शेयर्स को सेल किया है। सो इसका रीज़न यही देखने को मिलता है कि ये जो अमेरिकन विसल ब्लोवर जो हिंडनबर्ग कंपनी है, जिनके मैनिपुलेशंस लगे हैं, जिस वजह से रिस्क देखने को मिल रही है, तो म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो स्टेक काटा है फ्रॉम एंटरप्राइज, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, एवन अंबुजा सीमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट आने के बाद 25 जनवरी से लेके फरवरी, लगभग 7 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर कंपनी जो है यहाँ पे 35% की गिरावट है, यहाँ पे 44% की जो गिरावट है वो ग्रीन एनर्जी में, ट्रांसमिशन में 38, और अंबुजा सीमेंट के अंदर 23% के आसपास की गिरावट है। सो म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो अडानी ग्रुप को अभी के लिए सेल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर्स को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए अभी के लिए। सो आज ही के दिन जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट दी है ऑन इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर टारगेट देखें तो टारगेट जो है इन्होंने 1772 के आसपास का जो टारगेट है वो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने दिया है फॉर इन्फोसिस। सो इन्फोसिस कल के दिन देखें तो लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी, आज 1-1.5% के आसपास वापस से आईटी ने ही जो है रिकवरी निफ्टी के अंदर लाते हुए देखने को मिली है। अभी के लिए देखें तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो लगभग 1591, 1600 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो 1400 के आसपास था, 1450, तभी मैंने कवर किया था और कहा भी था कि ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेट भी करते रहता हूँ पर्सनली। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन गिरावट हुई है या मेरे पास फंड अवेलेबल है, तो मैं जो है इन्फोसिस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश पर्सनली देखने को मिलता है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। सो अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कल कवर किया कि यहाँ पे जो है वो गिरावट इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही थी, और आज के दिन अगर देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो इन्फोसिस के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिली। सो अगर एक साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो स्टॉक में जो है वो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, लगभग 16-17% के आसपास। कंपनी ने जो है वो 1800 के आसपास बायबैक भी लेके आया था, और बायबैक जो है वो ओपन मार्केट से बाइंग की है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 182% के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो स्टॉक है। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक सेफ पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती हो, तो कंपनी जो है वो 2% के आसपास का डिविडेंड भी देती है, और 6.5 लाख करोड़ के आसपास की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो पहला हमारा काम होना चाहिए वो कैपिटल को है सेफ करना होना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अच्छी अच्छी कंपनीज, चाहे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, ब्रिटानिया, सो ऐसी कंपनीज के अंदर हमारा ज़्यादातर एचयूएल हो गया,
ऐसी कंपनीज के अंदर अगर हमारा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा रहेगा तो पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रहेगा। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा। सो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को कोई भी कवर नहीं कर रहा है, या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी कवर नहीं किया जा रहा, या कोई ऐसी मेजर रिपोर्ट गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ कुछ भी कवर होते हुए देखने को नहीं मिल रही। तो सबसे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है इनका मैनेजमेंट। तो आज तक इनके मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी जो है वो एलिगेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, जबकि ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करती है, जहाँ पे हम सबको पता है कि बैंक्स के अंदर कितने फ्रॉड्स या रिपोर्ट्स आती रहती है, जहाँ पे बैड लोन्स और ये सब न्यूज़ आती है। वहाँ पे अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो क्लीन चिट रिपोर्ट यहाँ पे इनकी देखने को मिलती है। सो अगर एक साल की मैं बात करूँ तो एक साल में स्टॉक ने जो है वो अंडर परफॉर्म ही किया है और कोई ऐसे बड़े रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दिए। इवन इन 5 ईयर्स में भी बात करें तो सिर्फ 70% के आसपास के ही रिटर्न जो है बैंक ने जनरेट किए हैं। बट अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 73,000% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए। सो बैंक काफ़ी अच्छी है। अगर अभी के लिए एचडीएफसी बैंक भी नहीं चल रहा है, सो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट एचडीएफसी और कोटक जो है वो अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं देखता हूँ कि एचडीएफसी के ऊपर तो रिपोर्ट आती रहती है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, बट कोटक महिंद्रा को आजकल कोई कवर कर ही नहीं रहा है, या पता नहीं इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग कर भी रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है वो स्टॉक सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। सो कंपनी के नंबर्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। सो जब भी ब्रेकआउट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2100 के लेवल्स आएंगे और उसके बाद जो है वो 2500 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। आजकल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में यहाँ पे ये नंबर्स आ सकते हैं। गिरावट भी अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम से सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो हो सकता है कि 2-5% की गिरावट हो, बट यहाँ पे लगभग 25 to 40% के आसपास का जो अपसाइड है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर और पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब गिरावट होगी तो आप पोर्टफोलियो के अंदर इसका एडिशन करते जा सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, अगर आपको बैंकिंग पोर्टफोलियो अगर डेवलप करना है या उसके अंदर से कोई भी शेयर रखना है तो। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक एंड द स्टॉक मार्केट न्यूज़। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।